बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सऊदी अरब के कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 हलाक, कई गिरफ्तार। सादा से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के दौरान 15 अलहूसी हलाक। अरब मीडिया का दावा। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने की रियाद में जिला वतन सदर हादी से मुलाकात। माइक पॉम्पियो अचानक बगदाद पहुंचे। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी से मुलाकात। ईरान और सीरिया की सूरत हाल पर भी बात हुई। इसराइल गोलान पहाड़ियों का इलाका खाली करे। माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में जॉर्डन के वजीर खारिजा ने किया मुतालबा। इसराइल के साबिक वजीर ने ईरान के लिए जासूसी का इकरार किया। 11 साल की जेल हो सकती है। सऊदी अरब से फरार लड़की रिहाफ मोहम्मद को रेफ्यूजी का दर्जा मिल गया। अमरीकी शटडाउन जारी। ट्रंप ने पहली मर्तबा टेलीविजन पर किया खिताब। मैक्सिको दीवार के लिए टैक्स मांगा। ऑस्ट्रेलिया में हलचल। मेलबर्न में कई सिफारतखानों को पुरस्कार पैकेज भेजे गए। हिंदुस्तानी काउंसलेट भी शामिल। कश्मीर के आईएएस ऑफिसर शाह फैसल ने इस्तीफा दे दिया। सिविलियन हलाकतों पर एहतजाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। मोदी महिला के पीछे छुप रहे हैं। राहुल गांधी के रिमार्क पर तनाज़ा। वजीर आजम ने कहा सदर कांग्रेस ने औरतों की तौहीन की। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी मीडिया में कहा गया कि यमन के सादा से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने की कोशिश करने वाले 15 अलहूसी हलाक हो गए। सादा सूबे के अल-तैयार इलाके से यह हमला किया जाने वाला था। सऊदी अरब के अल अरबिया न्यूज चैनल ने यह बात बताई। यह नहीं कहा गया कि यह अलहूसी किस तरह हलाक हुए। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्थ ने यमन के जिला वतन सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी से बातचीत की। यमन में हाल ही में हुदैदा के सिलसिले में एक सीज फायर हुआ था, लेकिन इस पर गैर यकीनी पाई जाती है। मार्टिन ग्रिफ्थ ने सना में इससे पहले अलहूसियों से मुलाकात की और इसके बाद अब्दुल रब्बू मंसूर हादी और उनकी हुकूमत के अहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। इस मौके पर जिला वतन सदर ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे की कोशिशों की तारीफ की। यह बातचीत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में हुई। इस दौरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात पर गौर हो रहा है कि हुदैदा में एक नए ऑब्जर्वर मिशन को तैनात किया जाए। इस मिशन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सीज फायर पर नजर रखे। जॉर्डन ने इसराइल से कहा कि वो गोलान पहाड़ियों का इलाका छोड़ दे। गोलान पहाड़ियों का इलाका इसराइल ने 1967 की जंग के दौरान सीरिया से छीन लिया था। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमन सफादी ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो के साथ अम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गोलान पहाड़ियों पर कब्जा नाजायज है और इस ताल्लुक से आलमी कानून बिल्कुल साफ है। उन्होंने इसराइल की हुकूमत से कहा कि वो सीरिया की हुकूमत के साथ 1974 के सीज फायर समझौते के मुताबिक गोलान पहाड़ियों को छोड़ दे। 2 दिन पहले इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल कभी भी गोलान पहाड़ियों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने तमाम मुल्कों से कहा था कि वो गोलान पहाड़ियों को इसराइल का इलाका तस्लीम करें। नेतन्याहू ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन के साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी और उन्होंने अमेरिका से भी मुतालबा किया था कि वो गोलान पहाड़ियों को इसराइल का इलाका तस्लीम करे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो अचानक दौरे पर बगदाद पहुंचे और इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने इराक की सूरत हाल के अलावा ईरान के खतरे और सीरिया के हालात पर भी बातचीत की। उन्होंने इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर और दूसरे अहदेदारों से भी मीटिंग्स की। पॉम्पियो मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब सीरिया से बाहर निकलने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अचानक सूरत हाल बदल गई है। ट्रंप के ऐलान के बावजूद अब तक ये बात साफ नहीं है कि सीरिया से अमेरिकी सिपाहियों को कब निकाला जाएगा। अमेरिकी हुकूमत पर इस
इस बात के लिए दबाव है कि वो फिलहाल फौजियों को वापस ना बुलाए। माइक पॉम्पियो का ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक का अचानक दौरा किया था और एक फौजी अड्डे पर सिपाहियों से मुलाकात की थी। ट्रंप के इस दौरे पर इराक की सियासत में तनाज़ा पैदा हो गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा है कि अमेरिका के बाज़ ओहदेदार अव्वल दर्जे के अहमक हैं। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया के टूटने की पेशकयासी करने के लिए अमरीकियों का मजाक उड़ाते हुए ये बात कही। तेहरान में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ अमरीकी ओहदेदार ऐसा तासुर पैदा करते हैं कि वो पागल हैं। यकीनन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं। खामनाई अमरीका के उन ओहदेदारों पर चोट कर रहे थे जिन्होंने दावा किया था कि 2018 के ख़त्म तक ईरान में हुकूमत का निज़ाम बदल जाएगा। खामनाई ने कहा कि एक साल पहले अमेरिका के एक सियासतदान ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि वो इस साल क्रिसमस तेहरान में मनाएंगे। ट्रंप हुकूमत के कई ओहदेदारों ने ईरान में हुकूमत और निज़ाम की तब्दीली पर जोर दिया था और कहा था कि जल्द ही ये निज़ाम टूट जाएगा। इनमें अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन भी शामिल थे, जो लंबे अरसे से ईरान में निज़ाम बदलने की बात करते रहे हैं। खामनाई ने अमेरिका को वार्निंग दी कि ईरानी कौम पर पाबंदियां लगाने और दबाव बरकरार रखने के बावजूद अमेरिका को बदतरीन शिकस्त होगी। वो ईरान के मुक़द्दस शहर कुम में लोगों के ग्रुप से खिताब कर रहे थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जॉन बोल्टन ने जुलाई 2017 में ईरान की बागी तंजीम मुजाहिदीन खल्क के अरकान से पेरिस में खिताब करते हुए कहा था कि 2019 से पहले हम तेहरान में क्रिसमस मनाएंगे। ईरानी हुकूमत इस तंजीम मुजाहिदीन खल्क को दहशतगर्द करार देती है। इसराइल में ईरान के लिए जासूसी करने के इल्जाम एक साबिक वजीर को 11 साल की जेल हो सकती है। साबिक वजीर गोनिन सेगेफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वो साबिक वजीर आजम आइजैक रैबिन की हुकूमत में वजीर थे। इस केस में 11 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। ये वजीर 1995 और 96 में ओहदे पर थे। तहकीकाती ओहदेदारों ने इसके साथ एक समझौता किया जिसके तहत उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। हिंदुस्तान ने पेमेंट के एक नए मैकेनिज्म के तहत ईरान को तेल खरीदने के बदले पैसा देना शुरू कर दिया। यह खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब ईरानी वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ नई दिल्ली के दौरे पर हैं। हिंदुस्तान के एक बैंक यूको बैंक के जरिए ये अदायगी की जा रही है। सऊदी अरब से अहम खबर आ रही है। सऊदी अरब के कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कम से कम 6 लोग हलाक हो गए हैं और कई को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी ओहदेदारों ने कहा कि मारे गए लोग दहशतगर्द थे। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि कतीफ के गांव अलजिश में एहतियाती कदम के तौर पर एक फौजी ऑपरेशन किया गया। बताया गया कि इस कार्रवाई का मकसद बाज लोगों को गिरफ्तार करना था जिनकी इलाके की सिक्योरिटी में खलल डालने के लिए और तरक्की में रुकावट पैदा करने के लिए तलाश थी। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि इन लोगों को हथियार डालने और अपने आप को हवाले करने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। इस वाक़े का वीडियो भी सामने आया है। कतीफ सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस में वाक़ है जिसे शर्किया कहा जाता है। इस इलाके में 2011 से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये लोग इजहार ख्याल की आज़ादी, सियासी कैदियों की रिहाई और मुआशी और मजहबी इम्तियाज़ ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। इस इलाके में शिया आबादी ज़्यादा है। 2017 में कतीफ के अवामिया टाउन में भी ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया गया था। हमास के एक डेलीगेशन ने लेबनान का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के स्पीकर नबील बेरी और दूसरे ओहदेदारों से मुलाकात की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। बताया गया कि इस मौके पर फलस्तीनी कॉज, इसराइल के बारे में अमेरिका के एजेंडे, गाजा नाकाबंदी और फलस्तीनी ग्रुपों में सुलह की कोशिशों के बारे में बातचीत की गई। सऊदी अरब की लड़की रिहाफ मोहम्मद कानून को रेफ्यूजी का दर्जा मिल गया है, जो अपने घर से भागकर थाईलैंड पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस 18 साल लड़की को रेफ्यूजी का दर्जा दे दिया। इस औरत ने कहा कि अगर वो वापस गई तो उसे डर है कि उसे जान से मार दिया जाएगा। रिहाफ के वालिद और उनके भाई मिलने के लिए थाईलैंड पहुंचे, लेकिन रिहाफ ने उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के महकमे दाखिला ने एक बयान में कहा कि वो रिहाफ को बसाने की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। रिहाफ के वालिद सऊदी अरब के सूबे हायल के एक शहर अल सलीमी के गवर्नर बताए गए हैं। रिहाफ के घर वालों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि वो इस लड़की की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है। इस दौरान ट्विटर पर सेव रिहाफ के नाम से एक ट्रेंड शुरू हो गया और दुनिया भर से लोग उसकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अपीलें कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में रिहाफ के हवाले से कहा गया कि वो अपना मजहब छोड़ रही है। उसने बताया कि वो अपने घर वालों के साथ कुवैत गई थी, जहां से वो अकेली जहाज पर सवार हो गई। वो बैंकॉक से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी, लेकिन उसे थाईलैंड में रोक दिया गया।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीविजन पर खिताब करते हुए मेक्सिको सरहद पर दीवार की तामीर के लिए टैक्स की अपील की। उन्होंने कहा कि सूरत हाल एक इंसानी बहरान के बराबर है और ये बहरान दिल और रूह का बहरान है। उन्होंने ये खिताब एक ऐसे वक्त किया जब डेमोक्रेटिक लीडर नैंसी पेलोसी और चैक शुमर ने कहा कि सदर हकीकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि ख्यालात की वजह से अपील कर रहे हैं और डर की वजह से अपील कर रहे हैं और कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बिल मंजूर नहीं हो सकता। दीवार के लिए पैसा देने से इस हाउस ने इनकार कर दिया है। इस हाउस में अब डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान का जोर है। अमेरिका में पिछले 18 दिन से बहरान चल रहा है क्योंकि बजट मंजूर ना होने की वजह से सरकारी कामकाज ठप है। ट्रंप ने दीवार की तामीर के लिए $5 बिलियन से ज्यादा की रकम की अपील की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए कहा कि फैसला सही और गलत के बीच है और इंसाफ और नाइंसाफी के बीच है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर से कहा कि वो बातचीत के लिए व्हाइट हाउस आए। उन्होंने कहा कि ये एक गैर अखलाकी बात है कि सियासतदान कुछ भी ना करें। ट्रंप ने पहली मर्तबा ओवल ऑफिस से टेलीविजन के जरिए खिताब किया। इमरजेंसी लगाने की सूरत में ट्रंप को इख्तियार मिल जाएगा कि वो कांग्रेस की मर्जी के बगैर लोहे की दीवार के लिए फंड हासिल कर सकें। इस दौरान हाउस की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप को चाहिए कि वो अमरीकी अवाम को होस्टेज बनाना छोड़ दें, उन्हें बहरान पैदा करना छोड़ देना चाहिए और फौरी हुकूमत बहाल करना चाहिए। ट्रंप ने हवाला दिया कि किस तरह गैर कानूनी तौर पर अमरीका आने वाले इमिग्रेंट्स अमरीकियों की जान ले रहे हैं और सफाकी से अमरीकियों का कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि और कितने अमरीकियों का खून बहेगा, कांग्रेसियों को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीकियों की हलाकत की वजह बनने वाले ड्रग्स को रोकने के लिए दीवार बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते हमारे 300 शहरी सिर्फ हेरोइन से हलाक होते हैं। इनमें 90% हेरोइन सरहद पार से आती है। इस ड्रग से जितने अमरीकी हलाक होंगे वो पूरी वियतनाम जंग में हलाक होने वालों से भी ज्यादा होंगे। इस दौरान इमिग्रेंट्स ने ट्रंप के खिलाफ एहतजाज भी किया। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान बहरान को हल करने के लिए बातचीत अब तक नाकाम हो गई है। यह शटडाउन 22 दिसंबर को शुरू हुआ था जिसकी वजह से या तो मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई है या उन्हें तनख्वाह के बगैर काम करना पड़ रहा है। ट्रंप ने सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी लगाने की भी धमकी दी है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सऊदी अरब के कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 हलाक, कई गिरफ्तार। सादा से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के दौरान 15 अलहूसी हलाक। अरब मीडिया का दावा। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने की रियाद में जिलावतन सदर हादी से मुलाकात। माइक पॉम्पियो अचानक बगदाद पहुंचे। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी से मुलाकात। ईरान और सीरिया की सूरत हाल पर भी बात हुई। इसराइल गोलान पहाड़ियों का इलाका खाली करे। माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में जॉर्डन के वजीर खारिजा ने किया मुतालबा। इसराइल के साबिक वजीर ने ईरान के लिए जासूसी का इकरार किया। 11 साल की जेल हो सकती है। सऊदी अरब से फरार लड़की रिहाफ मोहम्मद को रेफ्यूजी का दर्जा मिल गया। अमरीकी शटडाउन जारी। ट्रंप ने पहली मर्तबा टेलीविजन पर किया खिताब। मेक्सिको दीवार के लिए टैक्स मांगा। ऑस्ट्रेलिया में हलचल। मेलबर्न में कई सिफारतखानों को पुरस्कार पैकेज भेजे गए। हिंदुस्तानी काउंसलेट भी शामिल।
کشمیر کے IAS آفیسر شاہ فیصل نے استعفا دے دیا، سویلین ہلاکتوں پر احتجاج، نیشنل کانفرنس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مودی مہیلا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، راہل گاندھی کے ریمارک پر تنازع، وزیر اعظم نے کہا صدر کانگریس نے عورتوں کی توہین کی۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ میلبرن میں ہندوستان اور بعض دوسرے ملکوں کے سفارتخانوں اور قونصلیٹ میں کوئی پیکیج پائے جانے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر اس سلسلے میں کارروائی شروع کی ہے۔ کم سے کم 10 قونصلیٹ پر یہ پراسرار پیکیج بھیجے گئے۔ فائر فائٹرز اور ایمبولینس گاڑیاں فوری حرکت میں آ گئیں۔ امریکی قونصلیٹ بھی متاثرہ عمارتوں میں شامل ہے۔ آسٹریلین پولیس نے ٹویٹر پر بتایا کہ ان پیکیجز کی جانچ کی جا رہی ہے۔ فائر بریگیڈ نے بتایا کہ وہ میلبرن میں کئی سفارتخانوں پر پولیس کی مدد کر رہی ہے۔ جو سفارتخانے سے متاثر ہوئے ہیں ان میں اٹلی، سوئٹزرلینڈ، پاکستان، گریس اور انڈونیشیا کے سفارتخانے بھی شامل ہیں۔ ایمرجنسی ورکرز خصوصی کیمیکل سوٹس پہن کر عمارتوں میں داخل ہوئے۔ اب تک کسی کو نقصان پہنچنے کی خبر نہیں ہے۔ 2 دن پہلے سڈنی میں ارجنٹائن کے قونصلیٹ میں بھی وائٹ پیکیج پایا گیا تھا جس سے ہلچل مچ گئی تھی۔ یورپ میں موسم سے متعلق الگ الگ حادثوں میں کم سے کم 13 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ناروے میں زبردست برفباری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے حد نظر بہت کم ہو گئی ہے۔ وہاں پر چٹانیں کھسکنے کے ایک واقعے کے بعد سے 4 لوگ لاپتہ ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ 29 سالہ سویڈش عورت اور فن لینڈ کے 3 شہری مر چکے ہیں۔ آسٹریا میں بھی سینکڑوں لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گریس میں اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں۔ ہنگری میں زبردست برفباری ہو رہی ہے جس سے ایئر اور روڈ ٹریفک ٹھپ ہو گئی ہے۔ ایک ایسے وقت جب افغانستان میں طالبان کے ابھرنے پر ہندوستان میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے، ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ طالبان کے رول کے بغیر افغانستان میں مستقبل کی کسی حکومت کا تصور ممکن نہیں ہے، لیکن طالبان کا رول محدود ہوگا۔ ایران نے پہلی مرتبہ یہ بات مانی ہے کہ طالبان نے اس سے بات چیت کی ہے۔ جواد ظریف نے کہا کہ انتہا پسندی سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے۔ جواد ظریف ایک ہندوستانی ٹی وی چینل سے بات چیت کر رہے تھے۔ وہ نئی دہلی میں ایک ڈائیلاگ فورم میں حصہ لینے کے لیے انڈیا کے دورے پر ہیں۔ افغانستان کے دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کی مدد کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اچھا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے 14,000 میں سے 7,000 امریکی سپاہیوں کو واپس بلا لیں گے، جس کے بعد ہندوستان میں کافی تشویش پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایران کا خیال ہے کہ امریکی فوجوں کی موجودگی سے افغانستان کی سیکیورٹی اور استحکام میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ جواد ظریف نے کہا کہ ہم ماضی کے قیدی بن کر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ 1990 کے دہے میں جب طالبان کو بنایا گیا تھا، پاکستان سے ہمارے اختلافات تھے، ہم سب سے پہلے طالبان کا شکار ہوئے۔ طالبان نے ہمارے 11 ساتھیوں کو ہلاک کیا تھا، لیکن ہمیں بہتر مستقبل کے لیے کام کرنا چاہیے اور ماضی کو بھلا دینا چاہیے۔ ایران پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا کیونکہ پاکستانی لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ انتہا پسند گروپ سے لڑائی پاکستان کے سیکیورٹی مفاد میں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے۔ امریکی پابندیوں کے بارے میں جواد ظریف نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہندوستان اور ایران کوئی راستہ نکالیں گے۔ خبر ہے کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ بات چیت برخاست کر دی ہے۔ پتہ چلا کہ امریکہ سے ایجنڈے پر اختلافات کی وجہ سے طالبان نے یہ فیصلہ کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان الگ الگ سطحوں پر بات چیت ہوتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں UAE میں بھی بات چیت ہوئی۔ کشمیر کے IAS ٹاپر شاہ فیصل نے سویلین ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفا دے دیا ہے۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ سیاست میں شامل ہوں گے۔ شاہ فیصل نے جب IAS میں ٹاپ کیا تھا تو دوسرے کئی کشمیری نوجوان بھی ان سے متاثر ہوئے تھے اور سول سروسز کی طرف مائل ہوئے تھے۔ انہوں نے فیس بک پر کہا کہ میں نے استعفا دینے کا فیصلہ کیا ہے، کشمیریوں کی زندگی معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کی۔ شاہ فیصل 2010 بیچ کے IAS آفیسر ہیں۔ وہ سول سروس امتحانات میں ٹاپ کرنے والے پہلے کشمیری تھے۔ اس وقت ان کے تقرر کو کشمیریوں کی بدلتی ہوئی ذہنیت کی علامت سمجھا گیا تھا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ وہ جمعے کو اپنے منصوبے کا اعلان کریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوں گے اور بارہمولہ سے لوک سبھا کا چناؤ لڑیں گے۔ جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر عمر عبداللہ نے سیاست میں شاہ فیصل کے شامل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن کہا کہ شاہ فیصل کے مستقبل کے منصوبوں کا اعلان وہی کریں گے۔
उमर अब्दुल्ला ने कई बार सोशल मीडिया पर शाह फैसल की तायद की थी। शाह फैसल ने कई मरतबा खुलकर अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसकी वजह से तनाज़ात भी पैदा हुए और सोशल मीडिया पर उन पर तनकीदें भी की गईं। उन हालात में उमर अब्दुल्ला ने हमेशा शाह फैसल का साथ दिया। शाह फैसल ने लिखा कि मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि इस मुल्क में वाजबी आवाज़ों को लंबे अरसे से कुचला जा रहा है, अब दबाया नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि हम हकीकी जमहूरियत में दाखिल हों और हमें माहौल की घुटन को ख़त्म करना होगा। शाह फैसल का ताल्लुक़ कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले से है। वो पिछले साल उस वक्त एक तनाज़े में फंस गए थे जब एक रेप केस के बारे में जो गुजरात में हुआ था उन्होंने ट्वीट किया था और इस सिलसिले में उन्हें शो कॉज नोटिस जारी की गई थी। उन्होंने रेपिस्तान का रिमार्क किया था जिस पर काफ़ी गड़बड़ हुई थी। पिछले साल अगस्त में उन्होंने आर्टिकल 35A को ख़त्म करने के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा था कि इस सूरत में बाकी मुल्क से जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी टूट जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर कहा था कि आर्टिकल 35A शादी के कॉन्ट्रैक्ट या निकाह नामे की तरह है, आप इसे ख़त्म कर देंगे तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। शाह फैसल ने कहा था कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और यकजहती को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को कुछ खुसूसी रियायतें दी गई हैं, एक खुसूसी इंतज़ाम है और ये हिंदुस्तान की यकजहती के लिए ख़तरा नहीं है। आर्टिकल 35A के ज़रिए जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ खुसूसी इख्तियारात दिए गए। हालिया अरसे में कश्मीर में सिविलियन हलाकतों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने वजीर दिफा निर्मला सीतारमन के बारे में एक मुतनाज़िर रिमार्क कर दिया है जिस पर खूब हंगामा हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में खिताब करते हुए राहुल ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर राफेल डील पर बहस में हिस्सा न लेने के लिए तनकीद की और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक महिला के पीछे छुप रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हालिया इलेक्शंस में नाराज किसानों ने मोदी को अपनी ताकत दिखा दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आगरा में खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन के ताल्लुक से रिमार्क करते हुए औरतों की तौहीन की है। राहुल गांधी ने इससे पहले जयपुर में कहा कि वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में राफेल डील के मसले पर 2.5 घंटे बात की, लेकिन वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकी। राहुल गांधी ने रिमार्क किया कि चौकीदार लोकसभा में राफेल मसले पर बहस के लिए 1 मिनट भी नहीं ठहर सकता। आलाजात के गरीबों को रिजर्वेशन देने का बिल राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन इस मामले पर अपोजिशन जमातों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। ये बिल एक दिन पहले लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के जरिए आलाजातों, खासतौर पर ब्राह्मण, जाट, मराठों, भूमिहारों, कापू, कम्मा जैसी जातों को फायदा होगा। मरकजी वजीर समाजी इंसाफ और एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। राज्यसभा में इस मसले पर खूब गड़बड़ हुई और कार्रवाई को मुलतवी भी किया गया। आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियों और तमिलनाडु की डीएमके ने बिल को सेलेक्ट कमेटी भेजने के कांग्रेस के मुतालबे की तायद की। जैसे ही बहस शुरू हुई, कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी और आम आदमी पार्टी के अरकान ऐवान के बीच में पहुंच गए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। वजीर पार्लिमानी उमूर विजय गोयल ने कहा कि अपोजिशन इस बिल को रोक रही है जिसका मकसद अवाम की भलाई है। कांग्रेस ने कहा कि वो बिल की तायद करती है, लेकिन जिस तरह से बिल लाया गया वो इसके खिलाफ है। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल सिर्फ आसाम के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। एक दिन पहले लोकसभा में जो बिल पेश किया गया उसके तहत पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप दी जाएगी, जिनमें हिंदू, सिख, ईसाई और जैन वगैरह शामिल है। साल 2019-20 का अबूरी बजट फरवरी की 1 तारीख को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 31 जनवरी से 13 फरवरी तक पार्लियामेंट का बजट सेशन होगा। पार्लियामेंट के ओहदेदारों ने ये बात बताई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सऊदी अरब के कतीफ में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 हलाक, कई गिरफ्तार। सादा से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने के दौरान 15 अलहूसी हलाक। अरब मीडिया का दावा, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ने की रियाद में जिला वतन सदर हादी से मुलाकात। माइक पॉम्पियो अचानक बगदाद पहुंचे। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी से मुलाकात। ईरान और सीरिया की सूरत हाल पर भी बात हुई। इसराइल गोलान पहाड़ियों का इलाका खाली करे। माइक पॉम्पियो की मौजूदगी में जॉर्डन के वजीर खारिजा ने किया मुतालबा।
اسرائیل کے سابق وزیر نے ایران کے لیے جاسوسی کا اقرار کیا، 11 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب سے فرار لڑکی رحاف محمد کو ریفیوجی کا درجہ مل گیا۔ امریکی شٹ ڈاؤن جاری، ٹرمپ نے پہلی مرتبہ ٹیلی ویژن پر کیا خطاب، میکسیکو دیوار کے لیے ٹیکس مانگا۔ آسٹریلیا میں ہلچل، میلبورن میں کئی سفارتخانوں کو پراسرار پیکیج بھیجے گئے، ہندوستانی قونصلیٹ بھی شامل۔ کشمیر کے آئی اے ایس آفیسر شاہ فیصل نے استعفیٰ دے دیا، سویلین ہلاکتوں پر احتجاج، نیشنل کانفرنس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مودی مہیلا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، راہل گاندھی کے ریمارک پر تنازع، وزیر اعظم نے کہا صدر کانگریس نے عورتوں کی توہین کی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔